पहलगाम। दोपहर के करीब 2:30 बजे जब लोग अपने परिवार के साथ अपना कीमती समय बिता रहे थे, तब 4 से 5 आतंकवादी आकर उनका परिचय पूछते हैं। जब उनको पता चलता है कि वो मुसलमान नहीं है, तब उनकी हत्या गोली से कर दी जाती है और इस हत्याकांड में 26 पुरुष अपनी जान गंवा बैठे। जब एक महिला अपने पति को खोकर कहती है कि मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी मार दो, तब वो आतंकवादी कहता है कि जा और मोदी को बता देना। अब तक आतंकवादी अपना आतंक फैलाकर और कायरता की तरह भाग गए थे। अब इस घटना की खबर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा था। इस आतंकवाद हमले के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह कश्मीर पहुंचकर मृत लोगों की अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं। तब जम्मू कश्मीर में पर्यटक अपनी बुकिंग रद्द कर घर जाने की कोशिश करते हैं और उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त उड़ानें और ट्रेनें प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने एक ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और गोला बारूद बरामद किए। दुनिया भर में लगभग हर सरकार ने हमले की निंदा की और इसमें पाकिस्तान और चाइना भी है। लेकिन चीन एक काला खिलाड़ी है, क्योंकि पाकिस्तानियों की तरह चीन की हरकतें भी उसके शब्दों से मेल नहीं खाते। चीन ने कम से कम 4 बार आतंकवादियों को नामित या प्रतिबंध करने से रोकने में पाकिस्तान का समर्थन किया है। याद रखिए, चीन संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है और वो वीटो पावर अपने गलत फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में मुझे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर की लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। 2 मोर्चे बॉर्डर के उस पार और 0.5 भारत के भीतर। कहने के लिए तो ये भारतीय है, पर भारत को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। करीब 1000 बांग्लादेशी अवैध अप्रवासी गुजरात में पकड़े गए और उन्हें मदद करने वाला कोई और नहीं, कोई अपना ही है। और यहाँ तक के भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को भी मारने की धमकी दी जाती है। ऐसे देशद्रोहियों को क्या करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दें। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों की पहचान कर उन पर इनाम रखती है। अब इन आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अब भारत के प्रतिक्रिया का समय आ गया है। धीरे धीरे पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट्स, उनके सेलिब्रिटीज, उनके जर्नलिस्ट और उनके मीडिया चैनल्स, यहाँ तक के रोड साइड यूट्यूबर्स तक के चैनल्स भी धीरे धीरे बैन कर दिए गए। और आबिर गुलाल, जिनके लीड एक्टर्स वानी कपूर और फवाद खान हैं, उनके फिल्म के रिलीज पर भी रोक लगाई गई। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो सऊदी अरेबिया के 2 दिवसीय यात्रा पर थे, ये हमले के बाद उनको बीच में ही यात्रा छोड़कर वापस आना पड़ा। पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिब्बल 22 अप्रैल को अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हैं कि अब सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का समय आ गया है। और अगले ही दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है और इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया जाता है। इस बैठक में कई और निर्णय लिए गए, जैसे कि अट्टारी चेकपोस्ट बंद किया जाता है और जो भारतीय वीज़ा लेकर पाकिस्तान गए हुए थे, वे 1 मई तक वापस आ सकते हैं। तीसरे नियम में पाकिस्तानी नागरिक जो सार्क वीज़ा से आए हुए थे, उनकी वीज़ा रद्द कर दी गई और 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया। दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन के रक्षा विश्लेषक हैं, उनको 1 हफ्ते में जाने के लिए कहा गया और आखिर में
हाई कमीशन की संख्या 55 से 30 कर दी गई। वैसे पाकिस्तान तो बड़बोलक है ही, तो पाकिस्तान कहता है कि सिंधु जल संधि को पूरी तरह से खारिज करता है, और अगर सिंधु जल को रोकने का प्रयास किया तो युद्ध की कार्यवाही मानी जाएगी। और पाकिस्तान भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करता है जब तक कि भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद ना करे। ये तो वही बात हो गई कि चोरी भी मैं ही करूं और इल्ज़ाम भी मैं ही डालूं। अगर परीक्षा में कोई कॉपी करे तो चुपके से करता है, लेकिन पाकिस्तान करे तो खुलेआम। जैसे भारत ने नए नियम लागू किए, वैसे ही पाकिस्तान वाघा चौकी बंद कर और भारतीय वीज़ा भी रद्द करता है। और तो और भारतीय दूतावास की संख्या 30 कर दी जाती है और भारत के साथ सभी व्यापार स्थगित किए गए। सिर्फ एक नया नियम लागू किया है, जो भारतीय हवाई जहाज हैं वो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से नहीं उड़ेंगे। हवाई जहाज पर प्रतिबंध लगाने से हमारे एयरलाइंस पर थोड़ा असर तो पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी देशों के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। पर पाकिस्तान को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब एक फ़्लाइट किसी भी देश के हवाई क्षेत्र से गुजरती है तो उसका भुगतान एयरलाइंस को देना पड़ता है। अगर तुलना भी करें तो भारत में विभिन्न एयरलाइंस के 1000 से अधिक विमान हैं, पर पाकिस्तान के हवाई जहाज 150 से भी कम। ऐसे में अगर उनको पूरब की दिशा में भी जाना हो तो लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा। अगर व्यापार की बात करें तो अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक भारत की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में लगभग 3000 करोड़ 800 रुपए थे, पर वही समय पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भारत में लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए थे। इसमें भी भारत को नुकसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऋण राशि पर निर्भर है, मतलब पाकिस्तान लोन के भरोसे चल रहा है। अब पाकिस्तान को दूसरे देशों से ज्यादा कीमत देकर सामान लेना पड़ेगा। जब स्काई न्यूज की एंकर याल्दा हकीम ख्वाजा आसिफ से पूछती हैं कि क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने का लंबा इतिहास रहा है, तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह गंदा काम लगभग 3 दशकों से कर रहे हैं, और पश्चिमी देश जिनमें ग्रेट ब्रिटेन भी शामिल है। जिस दिन ये अटैक होने वाला था, दुनिया के 2 प्रमुख व्यक्ति भारत के संबंधित कार्य में जुड़े हुए थे। पहला जेडी वैंस। जेडी वैंस अपने परिवार समेत 4 दिन के दौरे पर भारत आए हुए थे, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरेबिया गए हुए थे। इस घटना से पहले हम 2 विषयों पर गौर करेंगे। पहला, जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग होती है बलूचिस्तान में, जिसकी जिम्मेदारी BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी लेती है। इस ट्रेन में कुल 440 यात्री मौजूद थे, और जैसे तैसे करके पाकिस्तान आर्मी इनकी जान छुड़वाती है। लेकिन इस ऑपरेशन में 21 यात्री यानी कि बंधक मर जाते हैं और 4 सिपाही अपनी जान गंवा लेते हैं। तब पाकिस्तान के DGISPR कहते हैं कि द रूल्स ऑफ द गेम्स हैज़ बीन चेंज्ड, यानी कि खेल के नियम बदल गए हैं। क्या ये कश्मीर की तरफ तो इशारा नहीं था, जैसे BLA अपने मकसद के लिए आम आदमी का इस्तेमाल करती थी, वैसे ही ये चाहते थे कि कश्मीर में भी आतंकवादी ऐसा ही कुछ करें। 16 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक सम्मेलन में कहते हैं, अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी सुनाएं ताकि वे पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम जीवन के हर संभव पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारे धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, विचार, महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, जो हमारे 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव थी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने के लिए संघर्ष किया। राष्ट्र कलमा पर बना है। अगर 13 लाख भारतीय सेना अपने सभी साधनों के साथ हमें डरा नहीं सकते, तो क्या ये आतंकवादी पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को दबा सकते हैं? कश्मीर हमारे गले का नस है, और हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। इस बयान से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान सामान्य देश नहीं है, वो आतंकवादी योजना बनाने में जुटा रहता है।
ऐसे में यहाँ ज़रूरी सवाल खड़े होते हैं। ऐसा क्या हुआ कि हमारे खुफिया तंत्र विफल रहे? क्या हमारी एजेंसियों को पता नहीं चला कि ऐसा कुछ होने वाला है? हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो क्या सरकार राजनीति के चक्कर में जम्मू कश्मीर को नज़रअंदाज कर गई? क्या सरकार को कोई और नियम अपनाने पड़ेंगे? ऐसे कई और सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। मैं आखिरी सवाल के साथ एक जवाब देना चाहूँगा कि क्या हम खुफिया जानकारी जुटाने में 100% सफलता पा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया भर में कोई आतंकवादी हमला नहीं होता, यहाँ तक कि कोई आतंकवाद ही नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए मैं आपको कहूँगा कि आप सब सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।